अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 23। इसमें हम कॉम्बिनेटरिक्स को शुरू करेंगे। ये चैप्टर 6 बनता है आपकी बुक का। अगर आप 7th एडिशन को देखें, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। इसमें हम टॉपिक्स जो है वो काउंटिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई आपने चॉइस करनी है, अगर आपके पास अवेलेबल चॉइसेस हैं, उनमें से आपने चूज करना है, तो आपके पास कितने चॉइसेस होंगे या कितने वेज होंगे, और उसमें कुछ हम थ्योरम्स को पढ़ेंगे और कुछ जो है वो रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या-क्या चीजें जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले है इसमें कि कितने तरीके से आप कोई काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि 100 लोगों ने उसको किया हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में टॉप 10 जो है आउटकम्स कितने तरीके से आ सकते हैं। लाइक 100 लोग हैं, उनमें से कौन कौन से लोग जो है वो टॉप 10 में आ सकते हैं, उसके कितने कॉम्बिनेशन है। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो एक पासवर्ड है जिसकी लेंथ जो है वो 6 से 8 कैरेक्टर तक है, और उसके साथ आपको उसमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि उसमें लेटर आ सकते हैं, उसमें डिजिट आ सकते हैं, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने ये बताना है कि उसमें कितने यूनिक पासवर्ड जो है वो आप बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो दो रूल्स ज्यादा यूज होते हैं, उसमें एक सम रूल है और एक प्रोडक्ट रूल है, इसी काउंटिंग से रिलेटेड के आपने कितने तरीके से एक काम कर सकते हैं। तो सम रूल जो है वो इस तरह से है कि अगर आपके पास देयर आर m वेज ऑफ डूइंग टास्क वन, यानी टास्क वन जो है उसको परफॉर्म करने के आपके पास m तरीके हैं, और देयर आर n वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क टू। तो आपने अगर टास्क वन या टास्क टू परफॉर्म करना है, और उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप टास्क वन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई भी टास्क वन परफॉर्म करने से आपका टास्क टू जो है वो ऑटोमेटिकली अकम्प्लिश नहीं होता या परफॉर्म नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपका सम रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो इसमें इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल, द सम रूल ये कहते हैं दैट टास्क डू आइदर टास्क वन और टास्क टू, बट नॉट बोथ। यानी आपने यहाँ टास्क वन परफॉर्म करना है या टास्क टू परफॉर्म करना है, लेकिन दोनों जो है वो परफॉर्म नहीं करना है। तो उसके कितने आपके पास वेज होंगे, उसके आपके पास m+n वेज होंगे। गिवन दैट कि आपके पास जो है वो टास्क वन को परफॉर्म करने के जो है वो m वेज हैं, और आपके पास टास्क टू जो है उसको परफॉर्म करने के n वेज हैं। तो टास्क वन या टास्क टू, यानी और अगर उन दोनों के दरमियान में होगा, तो उसको परफॉर्म करने के आपके पास m+n वेज। लेकिन अगर आपने टास्क वन भी परफॉर्म करना है और टास्क टू भी परफॉर्म करना है, तो उसको परफॉर्म करने के जो है वो आपके पास m×n वेज होंगे या m×n वेज होंगे। इसको आप प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो दो रूल्स हैं, इनको आप दोबारा से मैं रिकैप करता हूँ कि अगर आपके पास टास्क वन को परफॉर्म करने के m वेज हैं और टास्क टू को परफॉर्म करने के n वेज हैं, और कोई भी वेज जो है वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ways to perform either task one or task two but not both जो होगा वो m+n ways में होगा, और the ways to perform task one and task two के जो है वो m×n ways। इसकी अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये जो है वो ज्यादा क्लियरली समझ आ सके। तो यहाँ पे इसी रूल को, जो सम रूल है, इसको जेनेरिक किया हुआ है, यानी जनरलाइज्ड वे में किया हुआ है। पहले तो आपके पास दो टास्क थे, टास्क वन और टास्क टू। तो यहाँ पे आपके पास है फॉर एग्जांपल n टास्क हैं। तो आपके पास पहला टास्क जो है उसको परफॉर्म करने के n1 वेज हैं, आपके पास दूसरा टास्क है उसको परफॉर्म करने के n2 वेज हैं, और आपके पास mth टास्क है जिसको परफॉर्म करने के m वेज हैं। तो इनमें से अगर आपने कोई भी एक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके जो है वो कितने वेज होंगे, वो n1+n2+n3+n4 सो ऑन अप टू nm जो है, इनको अगर आप ऐड कर लेंगे तो उतने वेज जो है वो आपके पास बन जाएंगे। जहाँ पे i और j के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि इन दोनों ने जो है वो 1 से m के दरमियान में फॉल करना। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वो 3 लिस्ट हैं, यानी 3 प्रोजेक्ट की लिस्ट है जिसमें से आपने चूज करना है। लिस्ट ए है, उसमें 23 प्रोजेक्ट्स हैं। लिस्ट बी जो है उसमें से 15 प्रोजेक्ट्स हैं। लिस्ट सी में 19 प्रोजेक्ट्स हैं, और इनमें से कोई प्रोजेक्ट जो है वो एक से ज्यादा लिस्ट पे नहीं है, यानी वो ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसमें अगर आपने से कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो चूज करना है, फॉर एग्जांपल यानी आपने पिक करना है फ्रॉम लिस्ट ए और लिस्ट बी और लिस्ट सी, लेकिन आपने इन दोनों
तीनों लिस्टों में से किसी 2 लिस्ट में से चूज नहीं करना, आपने तीनों में से किसी सब में से जो है वो चूज नहीं करना, किसी एक लिस्ट में से चूज करना है। तो उसको चूज करने के आपके पास जो है वो कितने तरीके होंगे, 23 + 15 + 19, ये 57 वेज होंगे। इसको आप मैप कर सकते हैं जब आप अपना फाइनल डिग्री प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। डिग्री प्रोजेक्ट आपको पता है कि आपने एक ही करना है। तो डिग्री प्रोजेक्ट में आपके जाते हैं टीचर ए के पास, वो कहता है जी कि मेरे पास 10 प्रोजेक्ट हैं, इसमें से आप एक ले लें। दूसरे के पास जाते हैं, वो कहता है जी कि मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक ले लें। तीसरे के पास जाता है, वो कहता है जी मेरे पास 8 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक ले लें। तो आपने चूंकि एक ही प्रोजेक्ट करना है, तो आपके पास कितने तरीके होंगे, 10 + 5 + 8 इतने वेज होंगे जिनमें से आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जो सम रूल है वो एप्लीकेबल होगा। इसको अगर आप देखना चाहें कि ये किस तरह से जो है, इसका अगर आप कोड लिखना चाहें कि के की वैल्यू का क्या होगी, अगर आपके पास जो है वो टास्क 1 को परफॉर्म करने के n1 वेज हैं, टास्क 2 को परफॉर्म करने के n2 वेज हैं, टास्क 3 को परफॉर्म करने के n3 वेज हैं, और टास्क m जो है उसको परफॉर्म करने के nm वेज हैं। तो कितने तरीकों से आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वो के वेज में कर सकते हैं, जो कि इन सब n का एडिशन होगा। तो उसके लिए आप इस कोड को अगर देखें तो के जो है वो इनिशियली 0 है, और हर एक लूप के अंदर पहला लूप जो है वो i से n1 तक जा रहा है, दूसरा लूप जो है वो i2 जो है वो n2 तक जा रहा है, 1 से लेकर, और आखिरी लूप जो है वो 1 से लेकर nm तक जा रहा है। और हर एक लूप की जो बॉडी है उसमें आप k को एक दफा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये डॉट्स का मतलब ये है, ये वाले डॉट्स का मतलब आपके पास ये है कि ये लूप जो है वो आपके पास n3 के लिए भी चलेगा, n4 के लिए भी चलेगा, n5 के लिए भी चलेगा, और अप टू nm तक ये चलेगा। तो एट द एंड जो आपके पास k की वैल्यू होगी इस लूप को एग्जिट करने के बाद, वो आपको बताएगी कि आप ये टास्क जो है वो कितने वेज में परफॉर्म कर सकेंगे। और वो आप देख सकते हैं इस कोड को कि ये सारा जो है ये एडिशन होगा इन नंबर्स का, n1 + n2 + n3 + n4 अप टू nm तक जो एडिशन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट रूल, उसमें आपने ये देखना है कि अगर आपका जो जो टास्क आपने परफॉर्म करना है उसको आप एक सीक्वेंस में ब्रेक कर सकते हैं। सीक्वेंस में ब्रेक करने का मतलब ये है कि अगर आपको एक काम करने के लिए सक्सेसिव स्टेप्स हैं, पहले आपने T1 को परफॉर्म करना है, फिर T2 को परफॉर्म करना है, फिर T3 को परफॉर्म करना है, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि उन सबको परफॉर्म करने का जो उन सबको जो परफॉर्म करने का जो होगा वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर आपके पास m टास्क हैं जिसमें से आपके पास जो n1 है वो नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म टास्क 1 है, n2 जो है नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म टास्क 2 है, n3 जो है नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म आपके पास टास्क 3 है, एंड nm जो है वो नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म टास्क n है। तो अगर आपने इन सब का जो सक्सेसिवली इनको करना है, पहले n1 T1 को करना है, फिर T2 को करना है, फिर T3 को, और फिर Tm को करना है, तो कितने तरीकों में आप ये टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं वो इसके प्रोडक्ट के बराबर। तो इसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है, उसको आपने ये शो करना है, उसमें यहाँ से आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 और xn तक एलिमेंट्स हैं, और हमने ये प्रूव ये करना है कि उसके जो सबसेट्स हैं वो 2n है। तो ये हम किस तरह से जो है वो प्रूव करेंगे, उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई सबसेट लेते हैं तो हम इस सेट को जो है वो ट्रिवर्स करते हैं। हम सबसे पहले x1 पे आएंगे, और x1 के बारे में हम ये डिसाइड करेंगे कि x1 जो है वो हमारे सबसेट में शामिल होगा या नहीं होगा। अब या तो वो शामिल होगा या नहीं होगा, तो उसका मतलब ये है कि x1 के बारे में हमारे पास दो दो वेज हैं कि आइदर वी पुट x1 इन दैट सबसेट और वी डू नॉट। ठीक है। इसी तरह जब हम x2 के ऊपर जाएंगे तो x2 के बारे में भी हमारे पास यही दो डिसीजन होंगे कि x2 को हम अपने सबसेट में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यही जो है डिसीजन हमारे पास x3 के लिए होगा। सिमिलरली यही डिसीजन बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए होगा, और यही डिसीजन हमारे के पास जो है वो xn के लिए होगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसेट बनाने का अमल जो है वो प्रोडक्ट रूल के जेर असर आता है, जिसमें यहाँ पे आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि x1 को आप जो है वो सबसेट में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे यही डिसीजन आप x2 के बारे में कर रहे हैं, यहाँ पे यही डिसीजन आप x3 के बारे में कर रहे हैं।
और फाइनली ये डिसीजन जो है वो आप एक्स एन के बारे में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स। जब 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो वो किसके बराबर होगा? वो 2 रेज़्ड पावर n के बराबर। उसके बाद इसी को अगर आपने कोड की सूरत में देखना है, जिस तरह हमने सम रूल को देखा था, तो उसमें k इनिशियली आपके पास 0 होगा और इसमें आपके पास जो लूप्स होंगी, फॉर एग्जांपल i1 जो है वो 1 से लेकर n1 तक होगा, i2 जो है 1 से लेकर n2 तक होगा, im जो है 1 से लेकर nm तक होगा। ये नेस्टेड लूप्स होगी, ठीक है। अनलाइक सम रूल जहाँ पे जो हमारी लूप्स थी जिसके कोड में हमने देखा वो एक ही लेवल पे थी, वो एक दूसरे में नेस्टेड नहीं थी। तो इसमें अगर हम k इज इक्वल टू k प्लस 1 करते हैं एट द लास्ट लेवल, जहाँ पे हर एक लूप जो है वो नेस्टेड है, तो k की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी? वो इन सबके प्रोडक्ट्स के बराबर। ये आपको ये चीज जो है वो आपको पता होगी आपके जो लूप की नेस्टिंग है उसके बारे में, कि अगर आपके पास एक लूप जो है वो 1 से लेकर 5 तक चल रही है और एक नेस्टेड लूप है वो भी 1 से लेकर 5 तक चल रही है, तो जो उस इनर लूप के अंदर जो भी आप काम करेंगे वो n स्क्वायर टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी 5 × 5 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। या एक लूप जो है आउटर लूप जो है वो 1 से 4 तक चल रही है, इनर लूप जो है वो 1 से 5 तक चल रही है, तो टोटल जो इटरेशंस होगी वो 5 टाइम 4 होगी, यानी 20 इटरेशंस होगी, यानी प्रोडक्ट हो रहा है। तो यही चीज जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, चूंकि ये नेस्टेड लूप्स। उसके बाद एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं और एक दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो कितने फंक्शन जो है वो आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। आपने इनके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो वो कितने फंक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो है वो n रेज़्ड पावर m फंक्शन है। इसकी वजह क्या है कि ये n रेज़्ड पावर m फंक्शन जो है वो क्यों है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक सेट है विद m एलिमेंट्स, m जो है हम 2 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एलिमेंट a है, एक एलिमेंट मेरे पास b है। इसी तरह जो दूसरा सेट है उसमें मेरे पास जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। अब मैंने इन दोनों के दरमियान में फंक्शन जो है वो एक लिखना है, तो मेरे पास कितने पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं? मेरे पास a को मैप करना है, तो a को मैप करने के कितने तरीके मेरे पास a को मैप करने के जो है वो 3 तरीके हैं। या तो मैं a को 1 के ऊपर मैप कर सकता हूँ, या मैं a को 2 के ऊपर मैप कर सकता हूँ, या a को मैं 3 के ऊपर मैप कर सकता हूँ, 1 पे, 2 पे या 3 पे। इसी तरह b रह जाएगा बाकी, तो b के लिए भी मेरे पास 3 चॉइसेस होंगी, या मैं b को 1 पे मैप करूंगा, या b को 2 पे मैप करूंगा, या b को 3 पे मैप करूंगा। और ये चीज जो है ये प्रोडक्ट रूल के तहत है, जो है वो सॉल्व होगी, क्योंकि पहले मैं पहले एलिमेंट को जो है वो मैप करूंगा, फिर दूसरे को करूंगा। पहले एलिमेंट के लिए भी मेरे पास जो है वो m चॉइसेस हैं और दूसरा एलिमेंट जो है उसके लिए भी मेरे पास m चॉइसेस हैं। तो जब m चॉइसेस जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी, तो वो n रेज़्ड टू पावर m बन जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, टू 1 विद द n एलिमेंट्स, ठीक है। तो m जो है वो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो पहले एलिमेंट a को मैप करने के मेरे पास कितने तरीके थे? वो 3 वेज थे। और दूसरा एलिमेंट है उसको मैप करने के कितने तरीके थे? ये भी 3 वेज थे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 रेज़्ड पावर 2 के बराबर, ठीक है। यानी 3 हमारे पास कितना था, 3 जो है वो हमारे पास n के बराबर था और 2 जो है वो m के बराबर था, तो ये n रेज़्ड पावर m के बराबर जो है हमारा फंक्शन बन गया। इसी तरह का एक प्रोडक्ट रूल के तहत एक दूसरी एग्जांपल देखें कि अगर आपके पास यही यही सेटअप है कि आपके पास जो एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान में आपने ये देखना है कि कितने 1 टू 1 फंक्शन जो है वो बन सकते हैं। अब 1 टू 1 फंक्शन जो 1 टू 1 फंक्शन है उसके बारे में आपको पता है कि उसमें हर एक एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट के ऊपर जो है वो मैप हो रहा होता है, और एक से ज्यादा एलिमेंट जो होंगे उनको आप एक एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं कर सकते। इसकी भी एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं कि किसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल वही दो एलिमेंट हैं, सेट्स हैं, एक में मेरे पास ए है, एक में मेरे पास बी, और दूसरा जो फंक्शन है उसमें उसी तरह से 1 2 और 3 है।
तो मैंने ए को मैप करना है तो मेरे पास कितने तरीके हैं, मेरे पास n वेज हैं। या मैं ए को 1 के ऊपर मैप कर दूंगा, या 2 के ऊपर कर दूंगा, या 3 के ऊपर मैप कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए को 2 के ऊपर मैप कर दिया है तो बी को मैप करने के लिए मेरे पास दो चॉइसेस रहेंगे, या मैं बी को 1 पे मैप करूंगा, या मैं बी को 3 पे मैप करूंगा। बी को मैं 2 के ऊपर मैप नहीं कर सकता है, क्योंकि बी को अगर मैं 2 के ऊपर मैप करता हूँ तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 to 1 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बी के लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उसको 1 पे मैप कर दिया तो ये फंक्शन जो है 1 to 1। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम मेरे पास कितनी चॉइसेस थी जब मैं ए को मैप कर रहा था, मेरे पास 3 चॉइसेस थे। जब मैंने एक एलिमेंट को मैप कर लिया तो मेरे पास जो है वो कितनी चॉइसेस रह गई, दो चॉइसेस रह गई। तो इसी में अगर आप ये देखें तो पहली दफा मेरे पास कितनी चॉइसेस थी, हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसके उसकी जो उसका जो काउंट है वो n है। तो पहले दफा मेरे पास n चॉइसेस थे, उसके बाद n माइनस 1 चॉइसेस बचेंगी। इसी तरह अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे तो उसके बाद मेरे पास n माइनस 2 चॉइसेस रह जाएंगी। और उसके बाद मगर मजीद अगर एलिमेंट हुए तो n माइनस 3 चॉइसेस रह जाएंगे। और मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा उसमें उसके लिए मेरे पास n माइनस m प्लस 1 चॉइसेस रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास d जो था वो लास्ट एलिमेंट था, उसमें अगर हम देखें कि n माइनस m प्लस 1 कितना बनता है, तो n जो है ये हमारे पास 3 के बराबर है। n इज इक्वल टू 3 और m जो है वो 2 के बराबर है। तो 3 माइनस 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 2 चॉइसेस रह जाएंगी। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि ए के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस थी और बी के लिए हमारे पास जो है वो 2 चॉइसेस थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर 1 to 1 फंक्शन बनाना है तो पहले फंक्शन को जब पहले एलिमेंट को जब हम मैप करेंगे कितनी चॉइसेस हैं, उसके बाद दूसरे एलिमेंट को हमने मैप करना है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, तीसरे को मैप करना है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, एंड सो ऑन। तो ये चीज जो है ये भी प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ और हमें ये पता चला कि ये 1 to 1 फंक्शन जो है उसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आईपी एड्रेस का प्रॉब्लम, जो वर्जन वो 4 है आईपी एड्रेस का, उसको हम IPv4 कहते हैं। उसमें जो आईपी एड्रेस है उसके 32 बिट्स होते हैं और उसके दो पार्ट्स होते हैं यूजुअली, एक नेटवर्क आईडी होता है और एक आपके पास होस्ट आईडी होता है। जो अलाउेबल आईपी एड्रेसेस हैं वो तीन क्लासेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसमें तीन कैटेगरीज होते हैं जिसमें अलाउेबल आईपी एड्रेसेस आपके पास होते हैं। जो क्लास ए है, क्लास ए में आपके पास आईपी एड्रेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ 0, यानी 32 में से एक बिट तो 0 होगा, उसको आप नहीं छेड़ सकते। फॉलोड बाय अ 7 बिट नेट आईडी, यानी 7 बिट का आपके पास नेटवर्क एड्रेस होगा। और नेट आईडी जो है वो 1⁻7 के बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब ये है कि नेटवर्क आईडी में 7 1 आप नहीं रख सकते, ये चॉइस जो है वो आपके लिए खत्म कर देगी। और आपके पास जो 24 बिट है वो होस्ट आईडी है। अब क्लास 2 में क्लास बी में चलते हैं। इसमें जो आपके पास आईपी एड्रेस जो है इसमें शुरू में 10 है। जो 10 है ये फिक्स है, यानी इसको आप हेडर कह सकते हैं। फॉलोड बाय अ 14 बिट नेट आईडी, यानी नेटवर्क एड्रेस जो है वो 14 बिट का है और 16 बिट जो है वो आपके पास होस्ट आईडी है। इसी तरह जो क्लास सी है इसमें 110 जो है ये फिक्स है शुरू में। उसके बाद 21 बिट जो है उसका आपके पास नेट आईडी है और 8 बिट जो है वो होस्ट आईडी। और तीनों क्लासेस के जो हेडर हैं वो आपको बता दिए हैं कि पहली में आपके पास हेडर जो है वो 0 होगा, दूसरी में 10 होगा और तीसरे में 110 होगा। उसके बाद होस्ट आईडीज के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है कि होस्ट आईडी जो है ना तो उसमें सारे 0 हो सकते हैं ना उसमें सारे 1 हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो हम जनरेट कर सकते हैं वो कितने हैं। तो इसमें हम क्लास ए के जो है वो इस एग्जांपल में करेंगे, उसी रूल के तहत जो है वो आप क्लास बी के और क्लास सी के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मैप है आईपी एड्रेसेस का, इसमें क्लास ए बी सी डी और ई के बारे में डिफरेंट डिटेल्स हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि क्लास सी और डी में ना आपके पास नेटवर्क आईडी है ना आपके पास होस्ट आईडी है। तो जो एक्चुअल आईपी एड्रेसेस जो आप किसी डिवाइस को दे सकते हैं वो सिर्फ क्लास ए बी या सी में से ही हो सकते हैं।
तो अभी हम ये देखते हैं कि क्लास ए में जो है वो कितने आईपी एड्रेसेस जो है वो हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो होंगे वो डेफिनेटली क्लास ए के एड्रेसेस प्लस क्लास बी के एड्रेसेस प्लस क्लास सी के एड्रेसेस जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें से क्लास ए को हम देख रहे हैं, तो क्लास ए में क्या होगा, ये होगा कि वैलिड नेटवर्क आईडीज प्लस वैलिड होस्ट आईडीज। ठीक है, ये कैसे आया, ये प्रोडक्ट रूल से आया हमारे पास, कि हम पहले जो है वो नेटवर्क एड्रेस जो है उसको चूज करेंगे, उसके बाद जो है उसमें से होस्ट आईडी जो है उसको चूज करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल के तहत पहले वैलिड नेट आईडीज को हम देखेंगे कि उसके कितने वेज हैं, उसके बाद होस्ट आईडीज के लिए देखेंगे कि वो कितने हैं। तो क्लास ए जो है उसमें वैलिड नेट आईडीज कितने होंगे, उसमें 7 बिट का जो था वो नेटवर्क एड्रेस था, तो टोटल जो है वो नेटवर्क एड्रेसेस जो है वो 2⁻7 हो जाएंगे। और उसमें से एक हम माइनस करेंगे। वो एक हम क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि क्लास ए के जो नेटवर्क एड्रेस है उसके बारे में हमें बताया गया था कि 1⁻7 यानी ऑल वन जो है वो एक नेटवर्क आईडी नहीं हो सकता, तो उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो क्लास ए के लिए जो नेटवर्क एड्रेसेस हैं वो 127। होस्ट आईडीज कितने हैं इसमें से, होस्ट आईडीज जो है वो है, होस्ट आईडीज जो है वो आपके पास हो सकते हैं, यानी उसमें होस्ट आईडी के लिए आपके पास 24 बिट्स हैं, तो टोटल होस्ट आईडीज जो है वो 2⁻24 हो सकते हैं। और उसमें से हमने 2 माइनस कर दिया। अब ये 2 माइनस क्यों किए, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि हमारे होस्ट आईडीज जो है उनमें 2 स्ट्रिंग नहीं हो सकती, एक आल 0 वाली नहीं हो सकती और एक आल 1 वाली नहीं हो सकती। उन दोनों को माइनस करने के बाद ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एड्रेसेस बने फॉर होस्ट्स। ठीक है, तो अब क्लास ए के आईपी एड्रेस कितने हो सकते हैं, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम देख सकते हैं कि 127 को 16777214 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, वैलिड आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे अंडर क्लास ए। इसी तरह आप क्लास बी का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लास सी का कर सकते हैं, और उन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास आईपी एड्रेसेस जितने जनरेट हो सकते हैं वो आ जाएंगे। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करने के बाद उसका सम करेंगे तो ये फिगर आपके पास बनेगा जो कि 3 बिलियन 3.7 बिलियन से थोड़ा ज्यादा है। इसमें मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप क्लास बी के और क्लास सी के जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको भी कैलकुलेट करें कि वो कितने बन सकते हैं। अब इसी जो काउंटिंग प्रॉब्लम है, जो सम रूल और जो प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा है, इसको हमने सेट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है। इसको हम कहते हैं कि सेट थ्योरेटिक वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है that contains the ways to do task 1 और there is a set B that contains the ways to do task 2, और अगर A और B जो है वो डिसजॉइंट है, यानी उनके तो A और B डिसजॉइंट का मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो एम्प्टी सेट है। तो जो हमारा सम रूल था उसमें हम क्या डिस्कस करते थे, द वेज टू डू आइदर टास्क 1 और टास्क 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो A यूनियन B की कार्डिनैलिटी के बराबर होगा। और A यूनियन B की जो कार्डिनैलिटी है वो किसके बराबर होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी। यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसलिए नहीं लिखी हुई कि हमने कहा है कि ये दोनों सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होगा और उसकी कार्डिनैलिटी 0 होगी। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट्स हैं, एक में एलिमेंट है 1 2 3 और एक में एलिमेंट्स हैं ABCD। ठीक है, तो अगर आप में से आपने एक नंबर जो है वो चूज करना है 1 2 3 में से, या आपने एक लेटर चूज करना है ABCD में से, तो आपके पास कितने वेज होंगे, वो होंगे 3 + 4 यानी 7 वेज होंगे जिसमें आप एक नंबर या एक डिजिट जो है, एक लेटर जो है वो चूज कर सकते हैं। और अगर आपने दोनों करने, यानी आप प्रोडक्ट रूल के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि आपके पास एक सेट है जिसमें नंबर है 1 2 3 और दूसरा सेट है जिसमें नंबर हैं ABCDE, सॉरी ABCD 4 लेटर्स हैं और 3 नंबर हैं, 1 2 3। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि जी आपने एक नंबर चूज करना है सेट 1 में से और आपने एक जो है वो लेटर चूज करना है सेट 2 में से, तो ये प्रोडक्ट रूल के बराबर आएगा। तो इसके लिए कितने वेज होंगे, वो वेज जो है बराबर होंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी उस जो एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वो कितनी है, ए फॉर एग्जांपल है 1 2 3 के बराबर, बी फॉर एग्जांपल है ABCD के बराबर। तो ए की जो कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास है 3 और बी की जो है वो 4 है। तो इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी ए क्रॉस बी की है वो किसके बराबर होगी, वो 12 के बराबर।
और उसमें हमारे पास 12 वेज हैं चूज करने के, एक नंबर को फ्रॉम सेट ए और एक लेटर को फ्रॉम सेट बी। उसके बाद इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि पहले तो हमने ये कहा था कि अगर आपने टास्क 1 और टास्क 2 जो है उसको परफॉर्म करना है, और साथ ही हम ये कह रहे थे कि टास्क 1 को परफॉर्म करने का कोई भी तरीका जो है वो टास्क 2 को कंप्लीट नहीं करता है, या उसको कंप्लीट नहीं करता है, या उसको परफॉर्म नहीं करता। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है एम वेज हैं टू डू टास्क 1 और हमारे पास एन वेज हैं टू डू टास्क 2, लेकिन जो एम वेज हैं टास्क 1 को परफॉर्म करने के, उसमें से के वेज इस तरह के हैं कि अगर आप उनको परफॉर्म करें तो आपका जो टास्क 2 है वो भी परफॉर्म हो जाता है। तो हमारे पास टास्क 1 और टास्क 2 को परफॉर्म करने के कितने तरीके होंगे? ये आपके पास होंगे m प्लस एन माइनस के। माइनस के हम इसलिए करते हैं कि ये के वेज वो हैं जिनको अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपका टास्क 1 भी परफॉर्म हो जाएगा और टास्क 2 जो है वो भी परफॉर्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको निकालते हैं। इसको आप कहते हैं इंक्लूजन एंड इंक्लूजन। तो सेट थ्योरी में आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर होता है? ए के सॉरी, इसकी जो कार्डिनलिटी है, ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी है वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। तो a माइनस बी की जो कार्डिनलिटी है ये एग्जैक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है k को, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है, इसमें से अगर आप एलिमेंट चूज कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एलिमेंट a में से भी चूज कर लिया और आपने एलिमेंट b में से भी चूज कर लिया। ठीक है, यानी ये एक ऐसा वे है जिससे आप एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर रहे हैं। एक से ज्यादा क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं? आप एक एलिमेंट a से भी सिलेक्ट कर रहे हैं और एक एलिमेंट b से भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए a इंटरसेक्शन b की जो कार्डिनलिटी है उसको हम इसलिए इसमें से रिमूव कर, और डेफिनेटली अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है या दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, तो ये ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी है वो ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी के बराबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूल है पासवर्ड्स के, पासवर्ड की जो लेंथ है वो 2 के बराबर होगी। यानी इसमें दो करेक्टर्स होंगे, दो करेक्टर्स होंगे, और उसमें से जो करेक्टर्स आ सकते हैं अलाउेबल करेक्टर, या तो ए टू जी अल्फाबेट्स आ सकते हैं। ईच करेक्टर मस्ट बी अ लेटर, यानी ए टू जी हो सकता है, या कोई डिजिट हो सकता है 0 से 9 तक। आर वन ऑफ द 10 पंक्चुएशन मार्क्स, यानी ये 10 पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनमें से कोई चीज कंटेन कर सकते हैं। तो ये अलाउेबल करेक्टर्स हैं हमारे पास। अब इन अलाउेबल करेक्टर्स के बाद कुछ और रिस्ट्रिक्शन है कि ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम एक डिजिट होना चाहिए या एक पंक्चुएशन करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, 1 डिजिट और 1 पंक्चुएशन करेक्टर। तो इसमें से हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने यूनिक पासवर्ड जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जबकि पासवर्ड की लेंथ जो है वो 2 के बराबर हो। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है नंबर ऑफ पासवर्ड विद डिजिट और सिंबल इन पोजीशन 1, यानी हमने कहा था जी कि यहाँ डिजिट और सिंबल जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो अगर डिजिट और जो सिंबल है, डिजिट या सिंबल अगर पोजीशन 1 पे होगा तो उसके कितने तरीके हैं? 10 प्लस 10। ठीक है, यानी आप 10 डिजिट्स में से और 10 पंक्चुएशन मार्क्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो आपके पास तरीके होंगे 10 प्लस 10, क्योंकि 10 ही डिजिट है और 10 ही आपके पास पंक्चुएशन मार्क्स। और दूसरी जगह पे ये है कि आप उसमें से दूसरी जगह पे जब आपने एक डिजिट और पंक्चुएशन मार्क ले लिया, तो जो दूसरा आपके पास करेक्टर है आपके पासवर्ड का, उसके लिए आप आजाद है, उसमें आप डिजिट भी ले सकते हैं, उसमें आप जो है पंक्चुएशन मार्क मार्क भी ले सकते हैं, उसमें आप अल्फाबेट भी ले सकते हैं। तो उसके कितने तरीके होंगे? या 10 नंबरों में से एक नंबर ले लें, या 10 आपके पास जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनमें से ले लें, या आपके पास 26 अल्फाबेट्स जो हैं उनमें से कोई एक ले। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स 46। तो 920 वेज हैं ऐसे जिसमें पहली जगह पे आपके पास डिजिट या पंक्चुएशन मार्क है और दूसरी जगह पे कुछ कोई भी चीज है, यानी उसमें या डिजिट है या आपके पास जो है पंक्चुएशन मार्क है या आपके पास अल्फाबेट।
इसी तरह अगर आपके पास डिजिट या सिंबल जो है वो पोजीशन 2 पे होगा तो वो आपके पास कितने वेज होंगे? आपके पास जो है वो 46 टाइम्स 20 वेज होंगे। यानी यहाँ पे 20 टाइम्स 46 थे तो यहाँ पे 46 टाइम 20 होंगे। ये भी 920 के बराबर है। और अगर कोई यूजर जो है वो इस तरह का पासवर्ड बनाना चाहे जिसमें दोनों जगह पे जो है वो या आपके पास जो है वो डिजिट है या सिंबल है और कोई भी अल्फाबेट उसने यूज नहीं किया, तो पोजीशन 1 के लिए भी आपके पास 20 चॉइसेस होंगी, पोजीशन 2 जो है उसके लिए भी 20 चॉइसेस होंगे, तो ये 400 वेज ये वाले बन गए। और टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड या टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप एक पासवर्ड बना सकते हैं वो इन सब का एडिशन होगा। यानी उसमें 920 प्लस 920 माइनस 400। माइनस 400 इसलिए है कि माइनस 400 ये वो है जिसमें ये वाले जो केसेस हैं ये कॉमन है इन दोनों। ये जो 400 वेज हैं ये इन दोनों में कॉमन है, इसलिए अब इसको माइनस कर रहे हैं। यानी 920 वेज वो हैं जिसमें पहली जगह के ऊपर पहली पोजीशन के ऊपर जो है वो आप एक या डिजिट रख रहे हैं या पंक्चुएशन मार्क रख रहे हैं, और दूसरी जो आपका दूसरा जो करेक्टर है पासवर्ड का उसमें आप या डिजिट रख रहे हैं या करेक्टर रख रहे हैं या पंक्चुएशन मार्क रख रहे हैं, सॉरी, या अल्फाबेट रख रहे हैं। और जो लास्ट केस है वो आपके पास कॉमन है, इन दोनों में से जो कॉमन है उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें यूनिक पासवर्ड जो है वो इसमें आ जाए। उसके बाद ट्री डायग्राम्स हैं। आपके पास जो काउंटिंग के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए बाद का जो है वो ट्री डायग्राम जो है हम यूज करते हैं। इसको हम एग्जांपल के जरिए ही देखते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि आप ट्री बनाते हैं और जो आपकी अलाउेबल पॉसिबिलिटीज होती हैं उनके लिए आप एक ब्रांच खींचते हैं, और आपके पास जो ट्री के एंड के ऊपर जो लीव्स होते हैं वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं या पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसको हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 लेंथ की एक बिट स्ट्रिंग है, और उसमें से हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 4 डू नॉट हैव टू कंसेक्टिव वंस। यानी 4 लेंथ की जो बिट स्ट्रिंग है उसमें से हमने वो लेनी है जिसमें 2 दफा कंसेक्टिव वन नहीं आ रहा है, यानी जिसमें 2 कंसेक्टिव वंस नहीं आ रहे। तो हम शुरू करते हैं, एक ट्री बनाना है, और ट्री के एक साइड पे हमने 1 लिख दिया और दूसरे पे 0 लिख दिया। अब जो 0 है उसकी दोनों साइडों पे भी एक साइड पे 1 लिख दिया और दूसरी साइड पे 0 लिख दिया। लेकिन अगर आप 1 वाली साइड देखें तो इसमें से जो हमने ट्री की ब्रांच बनाई है उसमें सिर्फ 0 है। 1 हमने इसलिए नहीं बनाया कि अगर हम 1 वाली ब्रांच यहाँ पे लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 कंसेक्टिव 1 आए जाएंगे, और वो वाली जो पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो जाएगी हमारी रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो इसलिए वो उसको ड्रा नहीं किया। इसी तरह अगर आप दोबारा यहाँ पे देखें तो ये 0 था, 1 से आगे आपने 0 बनाया, और 0 के आगे आपने फिर 2 पॉसिबिलिटीज बनाई कि 1 है और 0 है। लेकिन यहाँ पे 1 था तो इससे इसके आगे आपने सिर्फ 0 बनाया, 1 नहीं बनाया, क्योंकि अगर 1 बनाते तो फिर कंसेक्टिव 1 आ जाते। इसी तरह यहाँ पे भी 0 है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। लाइक ये वाला जो 0 है इसको भी देखे तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 भी है और 0 भी है। इस 0 को भी देखें, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप 1 को देखें तो उससे आगे एक ही पॉसिबल या अलाउेबल या परमिसिबल आपके पास ब्रांच है जिसमें आप 0 रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते। तो इसमें अगर आपने ये देखना हो कि कितने वेज हैं तो आप अपने नंबर ऑफ लीव्स जो है उनको काउंट कर लें। यानी लीव्स जो है वो ऐसे नोट्स होते हैं जिसका आगे फर्दर कोई डिसेंडेंट नहीं है या कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो अगर आप अपने नंबर ऑफ लीव्स जो है उनको काउंट कर लेते हैं तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 8 चॉइसेस हैं, 8 आपके पास ऐसी बिट स्ट्रिंग्स हैं जिसमें कंसेक्टिव 1 नहीं है। और अगर आपने वो बिट स्ट्रिंग्स जो है उनको आपने कंस्ट्रक्ट करना है तो वो किस तरह से करेंगे? आप ट्री से शुरू हो जाएंगे और हर एक के पाथ के ऊपर जाएंगे। लाइक पहली बिट स्ट्रिंग जो होगी उसमें सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो ये आपके पास 1 0 1 0 एक बिट स्ट्रिंग आ गई। दूसरी बिट स्ट्रिंग लेनी है तो उसमें पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपके पास 0 आएगा और फिर 1 आएगा। तो ये आपके पास आ गई 1 0 0 1। तो ये दूसरी बिट स्ट्रिंग आपके पास आ गई।
इसी तरह से बाकी बिट स्ट्रिंग जो है उनको भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस ट्री से। इसी तरह की एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये एग्जांपल में बेसिकली जो है वो प्ले ऑफ है दो टीम्स के दरमियान, जिसमें 5 मैचेस होने हैं और 5 मैचेस में जो भी टीम पहले 3 मैचेस जीत जाएगी तो वो प्ले ऑफ का विनर होगी। ये उसी तरह की गेम है जिसमें जिसको हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 भी कहते हैं कि 5 गेम्स होंगी, तो जो पहले 3 गेम्स जीत जाएगा वो विनर होगा। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ट्री अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो या टीम 2 जीतेगी या टीम 1 जीतेगी। तो दूसरा जब मैच होगा उसमें दोबारा या टीम 2 जीतेगी या टीम 1 जीतेगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैच होगा तो या टीम 2 जीतेगी या टीम 1 जीतेगी। तो यहाँ आप साथ साथ काउंट करते जाते हैं कि जहां पे आपकी एक टीम जो है वो 3 दफा जीत गई है, तो वहां पे आपने ट्री को फर्दर एक्सपेंड नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से आए तो यहाँ पे टीम 2 जो है वो 1 दफा जीती है, फिर टीम 2 जीत गई है, फिर टीम 2 जीत गई है, तो इससे आगे जो है आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, उससे आगे कोई गेम नहीं होगी। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे जाए, फार राइट पे, तो टीम 1 जीती है सबसे पहले, उसके बाद दोबारा से टीम 1 जीती है और फिर दोबारा से टीम 1 जीती है, तो यहाँ पे भी आपका टूर्नामेंट। यहाँ दरमियान में आपके पास जो है वो मिक्स पॉसिबिलिटीज होंगी कि लाइक यहाँ पे पहले टीम 1 जीत गई, फिर टीम 2 जीत गई, उसके बाद फिर टीम 2 जो है वो 2 दफा जीत गई, तो यहाँ पे टीम 2 जो है वो विनर है। लेकिन अगर टीम 1 के जीतने के बाद यहाँ पे टीम 2 जीती है और यहाँ पे टीम 1 दोबारा 2 दफा जीत गई, तो इस केस में टीम 1। तो ये ट्री के जो लीव्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइक अगर आप लीव्स को देखें, यहाँ पे टीम 2 होगा या टीम 1 होगा, तो जो लीव्स पे जो भी टीम लिखी हुई है वो उस कॉम्बिनेशन के तहत जो है उस प्ले ऑफ का या उस जो आपके पास बेस्ट ऑफ 5 टूर्नामेंट है उसका विनर होगा। तो कितने तरीकों से ये जो टूर्नामेंट है ये खत्म हो सकता है, उसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपने ये जो ट्री बनाया है इसको आपने काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ लीव्स जो है वो कितने। उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको डिरिचलेट ड्रार प्रिंसिपल भी कहते हैं या शू बॉक्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें सिंपली ये चीज है कि अगर आपके पास k+1 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, k+1 आर मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपने k प्लेसेस के ऊपर असाइन करते हैं, तो आपके पास कम से कम एक प्लेस ऐसा होगा जिसमें 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट। दोबारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास k+1 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं और आपके पास k प्लेसेस हैं और आपने k प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं टू k प्लेसेस, तो आपके पास एक प्लेस ऐसी होगी लाजमी जिसमें 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट होगी। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक सेट है a और b, और आपने एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है फ्रॉम सेट a टू सेट b। यहाँ पे सेट ए की कार्डिनैलिटी जो है वो सेट बी की कार्डिनैलिटी से ज्यादा है, यानी सेट ई ए की कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ b+1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के कुछ एलिमेंट जो है ऐसे होंगे जो सेट बी के एलिमेंट्स पर एक से ज्यादा दफा जो है मैप होंगे। इसका एसेंशियली मतलब क्या होगा, इसका कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर सेट ए के एलिमेंट जो है एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो सेट ऑफ बी के किसी एक एलिमेंट पे मैप हुए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए से बी तक का कोई आप ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो कि 1-to-1 फंक्शन, क्योंकि 1-to-1 फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग जो है वो यूनिक है। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंक्लूजन फॉल्स है, यानी ईच, हमने कंक्लूजन में तो यही लिखा था ना कि हमारे पास हर एक प्लेस जो है वो एक से ज्यादा, कोई एक प्लेस जो है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट उसमें होंगे। तो अगर हम उसको फॉल्स मान लेते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि पिजन होल बेसिकली प्लेस के लिए आप यूज करें, पिजन होल या प्लेस जो है ये साइनोनिम होंगे पिजन होल प्रिंसिपल में।
आप ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा पिजन होल या कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, और टोटल जो है वो हमारे पास n से ज्यादा एलिमेंट k से ज्यादा एलिमेंट है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास हर पिजन होल जो है उसमें एट मोस्ट वन है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा के पिजन्स जो है उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। पिजन होल जहाँ पे हमारे पास प्लेस के लिए है, तो पिजन जो होंगे ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगे। तो अगर आपके पास, आप ये इसका कंट्राडिक्शन जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक प्लेस में एक ही ऑब्जेक्ट है या हर एक पिजन होल में एक ही पिजन है, तो आप एट मोस्ट के पिजन जो है वो अकोमोडेट कर लेते हैं। तो उससे होगा क्या कि हमारा ये वाला जो अजम्पशन है वो खत्म हो जाएगी, ये फाल्सिफाई हो जाएगी, कंट्राडिक्ट हो जाएगी कि हमारे पास k+1 ऑब्जेक्ट्स थे या k+1 जो है वो पिजन्स थे। तो इस कंट्राडिक्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो थ्योरम है वो सही है, कि अगर आपके पास k प्लेसेस हैं और k+1 से ज्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या पिजन्स हैं, तो आपके पास कम से कम एक ऐसा प्लेस लाजमी होगी, या एक कम से कम एक ऐसा पिजन होल लाजमी होगा जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप रखेंगे या एक से ज्यादा पिजन आप रखेंगे। एक एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है न्यूमेरिक ग्रेड 101 है, ठीक है, यानी एक स्टूडेंट को या आप 0 मार्क दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं या 100 दे सकते हैं, यानी इनके दरमियान में कोई भी इंटीजर वैल्यू 0 से लेकर 100 तक दोनों इंक्लूसिव है, 0 भी इंक्लूसिव है और 100 भी इंक्लूसिव है। तो ये नंबर जो है वो आप किसी स्टूडेंट को दे सकते हैं। और आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक क्लास में वो 101 से ज्यादा है, यानी 102 समझ लो। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कम से कम एक ग्रेड ऐसा होगा जो कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिला होगा, ठीक है। तो इसका एसेंशियली कंक्लूजन यही होगा कि फंक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स टू राउंडेड ग्रेड इज वन नॉट वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन नहीं है, यानी आप हर एक स्टूडेंट को यूनिक ग्रेड नहीं दे सकते। आपके पास कम से कम 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक ग्रेड जो है वो असाइन हो। इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं और सेट ऑफ फर्स्ट नेम में है एलिस और बर्नार, फर्स्ट नेम में एलिस है, बर्नार है और चार्ल्स है, और लास्ट नेम में हमारे पास जो है ली है, मैकडफ है और एनजी है। इसमें हमने ये शो करना है कि एटलीस्ट 2 persons हैव द सेम फर्स्ट एंड लास्ट नेम। इसको करने के लिए ये चीज देखें कि अगर हमारे पास 3 फर्स्ट नेम है, 3 सेकंड नेम है, तो फुल नेम बेसिकली क्या होता है, फुल नेम जो है वो हमारे पास फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की कंकैटिनेशन है। लाइक जो फुल नेम है वो क्या बन सकते हैं, एलिस ली बन सकता है, एलिस मैकडफ बन सकता है, एलिस एनजी बन सकता है। इसी तरह बर्नार ली बन सकता है, बर्नार मैकडफ बन सकता है, और सॉरी बर्नार एनजी बन सकता है। तो टोटल हमारे पास जो नेम्स होंगे वो 3 into 3 होंगे, यानी 9 नेम्स होंगे। लेकिन हमारे पास जो है वो 10 लोग हैं। अगर 9 नाम जो है वो हमने 10 लोगों को असाइन करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल हमारे पास दो दो लोग कम से कम ऐसे होंगे जिनका फुल नेम जो है वो सेम। उसके बाद है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। इसमें आपके पास जो है n ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि k प्लेसेस को असाइन किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि at least one place must be assigned at least n divided by k ceiling objects। इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास 280 स्टूडेंट है क्लास में और 52 वीक्स हैं एक ईयर में, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 week ड्यूरिंग विच 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव बर्थडे। अब इसमें इसको सोचने का तरीका क्या है, इसमें बेसिकली आप ये करते हैं कि आपके पास जो n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके पास k प्लेसेस, तो आप n ऑब्जेक्ट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं k प्लेसेस के। लाइक हमारे पास 280 स्टूडेंट्स थे और 52 वीक थे, तो हम ये कहते हैं कि ऑन द एवरेज जो है वो हर
वीक में हमारे पास 5.38 स्टूडेंट जो है उनका बर्थडे हो सकता है, लेकिन हम चूंकि डिस्क्रीट नंबर्स जो है उनके साथ काम कर रहे हैं, और इसी तरह आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका एक दिन में बर्थडे हो सकता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट जो है डिस्क्रीट नंबर है, डिस्क्रीट एक एंटिटी है। तो इसका मतलब है कि या 5 बर्थडे होंगे या 6 बर्थडे होंगे या 7 होंगे या कोई भी इंटीजर या डिस्क्रीट नंबर होगा। तो आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है उस एवरेज से बढ़ जाती है डिस्क्रीट नंबर, तो वो वैल्यू जो है वो किसी एक वीक के अंदर या किसी एक प्लेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 280 स्टूडेंट्स हैं और 52 वीक्स हैं, तो कम से कम एक वीक ऐसा होगा जिसमें आपके पास 280 डिवाइडेड बाय 52 का सीलिंग जो है, यानी 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक वीक के अंदर लाजमी बर्थडे होगा। कोई एक वीक कम से कम ऐसा लाजमी। अब इसका प्रूफ है, तो फॉर एग्जांपल कंट्राडिक्शन से ही हमने जो है वो जेनेरिक जो पहला पिजन होल प्रिंसिपल है उसका प्रूफ किया था, और इसी के जरिए हम इसका करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि सपोज एवरी प्लेस हैज लेस देन दिस ऑब्जेक्ट, एवरी प्लेस लेस देन हैज लेस देन दिस ऑब्जेक्ट। तो लेस देन को हमने लेस देन और इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं, -1, और लेस देन साइन जो है उसको लेस देन और इक्वल में हमने कन्वर्ट कर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है जो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो लेस देन और इक्वल टू n रेज्ड पर n डिवाइडेड बाय k सीलिंग -1 ऑब्जेक्ट है हर एक प्लेस में, तो k प्लेसेस में कितने ऑब्जेक्ट होंगे? k मल्टीप्लाइड बाय n बाय k सीलिंग -1। अब हमने इस सीलिंग को खत्म करना है। जब हमने सीलिंग को खत्म करना है, तो सीलिंग बेसिकली क्या कर सकती है? सीलिंग बेसिकली आपको नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर ले जाती है। तो नेक्स्ट इंटीजर के ऊपर अगर ले जाती है, तो हम यहाँ पे +1 कर देते हैं और सीलिंग को खत्म कर देते हैं। ठीक है, +1 जो है वो एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कि ऐड हो सकती है, बल्कि अपर लिमिट है जो कि इंक्लूसिव भी नहीं है सीलिंग के केस में, क्योंकि 3.1 का जो सीलिंग होगा वो आपके पास 4 होगा, और उसमें आप 0.9 ऐड कर रहे हैं, उसमें आप 1 ऐड नहीं कर रहे। तो अगर आप सीलिंग की जगह पे +1 ऐड करेंगे, तो ये वाली चीज जो है वो लेस देन हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये दोनों चीजें जो है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये लेस होगा हमारे इस एक्सप्रेशन से। ये लेस इसलिए होगा कि हमने सीलिंग को रिप्लेस कर दिया +1 के साथ, और +1 जो है हमारी अपर लिमिट होती है सीलिंग की, और +1 खुद से जो है वो इंक्लूसिव नहीं होता, 0.999 इनफाइनाइट टाइम जो इंक्लूसिव होता है। और -1 ये वाला जो है इसी एक्सप्रेशन से है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा k इंटू एन बाई के, और k इंटू एन बाई के का मतलब ये है कि हम n से कम ऑब्जेक्ट्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं। यानी इनिशियली हमने लेस देन इक्वल के साथ किया था, ये भी लेस देन इक्वल है, ये लेस है, और ये दोनों जो है ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो n के बराबर बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई तमाम प्लेसेस ऐसी हैं जिसमें n बाय k की सीलिंग से कम एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम n से कम ऑब्जेक्ट्स जो है उनको अकोमोडेट कर सकते हैं k प्लेसेस में। तो ये जो चीज है ये हमारी इनिशियल अजम्पशन से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रूफ जो है वो कंक्लूड हो गया कि हमारे पास कम से कम एक प्लेस ऐसी होनी चाहिए, लाजमी होगी, जिसमें n डिवाइडेड बाय k सीलिंग के बराबर जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास होंगे। एक और एग्जांपल है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल की, कि देयर आर 280 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमने ये देखना है कि विदाउट नोइंग एनीबॉडीज बर्थडे, what is the largest value of n for which we can prove using generalized pigeonhole principle that at least n students must have been born in the same month। कि वो n की क्या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है, क्या हम कह सकते हैं कि कितने स्टूडेंट की मैक्सिमम एक वीक के अंदर बर्थडे है। तो वो उसको पिजन होल प्रिंसिपल के तहत अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो 280 हैं।
यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ मंथ जो है वो 12 है, ये नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जिसमें हमने जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्लेस करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 23.3 है। तो इसका मतलब ये है कि एक वीक ऐसा होगा जिसमें लाजमन 24 स्टूडेंट जो है उनकी बर्थडे हो। तो यही हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच वी कैन प्रूव using generalized pigeonhole principle that at least n students must have been born in the same month। तो वो नंबर जो है वो 24 के बराबर है, और ये हमने पिजन होल प्रिंसिपल से इसको डिड्यूस किया है या प्रूव। उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल की एक दूसरी एग्जांपल है। इसमें आपसे ये कहा गया कि आपके पास व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एरिया कोड्स needed to guarantee that 25 million phones in a state can be assigned distinct 10-digit telephone numbers। यानी हमें जो डिस्टिंक्ट टेलीफोन नंबर्स चाहिए वो 25 मिलियन हैं, तो उसके लिए हमें कितने एरिया कोड्स चाहिए होंगे, और फोन नंबर का फॉर्मेट जो है वो हमें ये दे दिया गया। ये वाला जो है ये एरिया कोड के लिए रिजर्व्ड है। पहले तीन जो है, ये लेफ्ट वाले 3 डिजिट जो है ये एरिया कोड के लिए रिजर्व है। तो हमने ये देखना है कि जो आखिरी 7 डिजिट है उससे कितने फोन नंबर्स बन सकते हैं। तो फोन नंबर के फॉर्मेट में ये बता दिया गया कि जहाँ पे भी n लिखा है उसमें 2 से लेकर 9 तक जो है वो डिजिट आ सकते हैं, यानी 8 डिजिट आ सकते हैं। और जहाँ पे x लिखा है वहां पे कोई भी डिजिट आ सकता है, यानी वहां पे 10 डिजिट्स जो हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फोन नंबर्स विदाउट एरिया कोड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितने हैं। तो n के लिए 8, और बाकी सब प्लेसेस जो है उनके लिए 10 डिजिट है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितने टेलीफोन नंबर्स जो है वो बन जाएंगे, ये हमारे पास 8 मिलियन के बराबर बन जाए। और हमने कितने फोन नंबर्स जो हैं वो अकोमोडेट करने हैं, टोटल जो फोन है हमको अकोमोडेट करने हैं वो 25 मिलियन है। तो 25 मिलियंस को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 मिलियन के ऊपर, और उसका अगर हम सीलिंग लेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। लाइक मिलियन जो है मिलियन से कैंसिल हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 8 का जो सीलिंग होगा वो 8 टाइम्स 3 24 है, और 3.1 के करीब ये होगा। इसका सीलिंग आप लेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 4 एरिया कोड्स चाहिए ताकि 8 मिलियन जो आपके पास फोन नंबर है उनको आप एक एरिया कोड में डाल दें, दूसरे 8 मिलियन को आप दूसरे एरिया कोड में डाल दें, तीसरे 8 मिलियन को आप तीसरे एरिया कोड में डाल दें, और चौथे 8 मिलियन को आप चौथे एरिया कोड में डालेंगे। तो टोटल जो अलाउेबल या परमिसिबल फोन नंबर्स हैं जो आप अकोमोडेट कर सकते हैं वो 32 मिलियन बन जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 24 मिलियन से आपका काम नहीं चलेगा, चूंकि 24 मिलियन जो है 25 से कम है, जो कि आपसे रिक्वायर किया गया था कि आपने 25 मिलियन को अकोमोडेट करना है, और 32 मिलियन जो है उससे ज्यादा हो जाएंगे। उसमें इस केस में आपके पास अबंडेंस हो जाएगी, यानी अबंडेंट फोन नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन आप रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लाजमी है कि आप जो है वो 4 एरिया कोड हो, ताकि आपके पास जो अलाउेबल या परमिसिबल नंबर जो है वो 25 मिलियन से बढ़ जाए। उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल के तहत एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक नंबर n है विच इज फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आपसे ये कहा गया कि देयर एग्जिस्ट अ मल्टीपल m दैट इज ग्रेटर देन 0 ऑफ n, यानी n का कोई पॉजिटिव मल्टीपल ऐसा है जिसको आप सिर्फ 0 या 1 से लिख सकते हैं, सच दैट m हैज ओनली जीरोस एंड वंस। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में या 0 होगा या 1 होगा। याद रहे कि ये बाइनरी का 0 1 नहीं है, ये डेसिमल की स्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1 होंगे। और हम ये क्लेम कर रहे हैं कि n कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके लिए एक m एग्जिस्ट करता है जो कि मल्टीपल होगा n का, और उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें या 0 होगा या 1 होगा, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4, और ना ही कोई और डेसिमल नंबर, सिर्फ 0 या 1 होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो n+1 डेसिमल इंटीजर्स हैं। ठीक है, वो इंटीजर किस तरह के हैं? पहला इंटीजर 1 होगा, दूसरा जो है वो 2 टाइम्स 1 होगा, तीसरा 3 टाइम्स 1 होगा, चौथा 4 टाइम्स 1 होगा, पांचवा 5 टाइम्स 1 होगा, और जो nth इंटीजर होगा वो n+1 टाइम्स 1 होगा। अब हमने करना ये है कि n+1 टाइम्स n जो इंटीजर है इनको मॉड करना है विद नंबर n।
जब हम इन सारे इंटीजर्स को मॉड n करेंगे तो मॉडुलस के बारे में आपको पता है कि मॉडुलस का रिजल्ट जो है वो 0 से लेकर n तक होगा, यानी हमेशा 0 से लेकर n तक होगा, लेकिन n से कम रहेगा, n के बराबर मॉडुलस नहीं जा सकता। लाइक एनीथिंग मॉड 5 जो है वो 0 से 4 तक फॉल करेगी, एनीथिंग मॉड 7 जो है वो 0 से लेकर 6 तक लाइक। इसी तरह अगर हमारे पास n+1 नंबर्स हैं और उनको हम मॉड करते हैं n के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू जाएगी वो 0 से लेकर n तक जाएगी, लेकिन हमारे पास n+1 नंबर्स हैं। अगर n+1 नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो 2 दफा अकर करेगी, ठीक है। यानी 2 दफा क्यों अकर करेगी कि हमारे पास n+1 नंबर्स हैं, लेकिन मॉडुलस के अंदर सिर्फ n वैल्यूज हैं 0 से लेकर n-1 तक, जहाँ पे n-1 इंक्लूसिव है। तो हमने करना ये है कि जहाँ पे मॉडुलस जो है वो दोनों का बराबर आ जाएगा, उन दो वैल्यूज को अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि n का मल्टीपल भी है और जो कि सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म के अंदर। इसकी एग्जांपल देख लें कि अगर हमारे पास n जो है वो 3 के बराबर है तो हम n+1 इंटीजर लेते हैं, यानी 4 इंटीजर लेते हैं। एक 1 होगा, दूसरा 11 होगा, तीसरा जो है वो 111 होगा और ये 1111। अब इन सारे नंबर्स को अगर हम मॉड करते हैं m के साथ, यानी 3 के साथ, तो सॉरी n के साथ हमने मॉड करना है m के साथ, तो 1 मॉड 3 1 के बराबर है, 11 मॉड 3 जो है वो 2 के बराबर है। Excuse me। और 111 मॉड 3 जो है वो 0 के बराबर है। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो है वो लकीली मिल गया पर n इज इक्वल टू 3। जरूरी नहीं है कि हर नंबर के लिए ये सोल्यूशन हमें मिले। और फाइनली जो ये वाला नंबर था, इसको अगर मॉड 3 करते हैं तो ये भी 1 के बराबर। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये नंबर जो है मॉड के अंदर ये रिपीट कर रहा है। ये रिपीट करना जो गारंटेड है, वो गारंटेड इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल है कि हमारे पास जो है वो n+1 नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ रिमाइंडर्स जो पॉसिबली आ सकते हैं वो सिर्फ n है। तो जब हम n+1 नंबर्स का रिमाइंडर लेंगे तो एक रिमाइंडर जो है वो कम से कम ऐसा होगा जो रिपीट करेगा। तो जो नंबर रिपीट कर रहे हैं हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। 1111 और 1 को अगर माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 1110। और 1110 जो है एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि सिर्फ 1 और 0 के साथ लिखी गई है, और साथ ही एक ऐसी स्ट्रिंग है जो 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल क्यों है कि हमने जो नंबर थ्योरी में ये पढ़ा था कि अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो c, तो ये तभी पॉसिबल है अगर c जो है b माइनस a को डिवाइड करता है। तो हमें ये पता है कि 1111 जो है दैट इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों चीजें एक और जो थ्योरम है उसके जरिए हमने ये पढ़ा था कि अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो c, तो इसका मतलब है कि a मॉड m और b मॉड m जो है, सॉरी, a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m का मतलब है कि a मॉड m और b मॉड m जो है ये दोनों आपस में बराबर। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 1111 इज कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3। तो अगर हम ये लिख सकते हैं और जो है जो हमें पता है कि ट्रू भी है क्योंकि दोनों का मॉड जो है 1 के बराबर आता है, तो इसका मतलब ये है कि 1111 -1 जो है उसको 3 डिवाइड करेगा। कॉन्सिक्वेंटली ये 3 जो है इस डिफरेंस को डिवाइड करेगा, और ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म के अंदर। तो इस तरह हम एक नंबर जो है वो ऐसा ढूंढ सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीपल जो कि 1 और 0 की फॉर्म के अंदर। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास बेसबॉल एग्जांपल। इसमें हमें ये देखते हैं कि हमारे पास एक टीम है मार्लिंस बेसबॉल। वो किसी जून के मंथ में, किसी भी जून के मंथ में हर एक दिन में एटलीस्ट एक गेम खेलती, और पूरे मंथ में उसकी जो नंबर ऑफ गेम्स हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 45 गेम्स। हमने ये शो करना है कि देयर मस्ट बी सम सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव डेज इन जून ड्यूरिंग व्हिच दे प्लेड एग्जैक्टली 14 गेम्स। सम सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव डेज। अब ये जो सीक्वेंस है इसमें 2 दिन भी हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं, इसमें 4 भी हो सकते हैं, इसमें 10 भी हो सकते हैं। 14 से ज्यादा तो बाय डेफिनेशन नहीं हो सकते। 14 से ज्यादा बाय डेफिनेशन इसलिए नहीं हो सकते कि एटलीस्ट एक गेम तो उन्होंने हर रोज खेलनी है, तो 14 से ज्यादा वो नहीं हो सकेंगे।
तो इस सीक्वेंस में 2 से लेकर 14 दिन तक जो है वो हो सकते हैं। हमने प्रूव इसको करना। तो प्रूफ करने के लिए हम उसका कुछ सेटअप करते हैं। तो हम ये कहते हैं लेट ए जे बी द नंबर ऑफ गेम प्लेड ऑन आर बिफोर डे जे, यानी ए जे बी द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन आर बिफोर डे जे, यानी ए जे जो है वो कम्युलेटिव गेम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, कम्युलेटिव गेम्स प्लेड ऑन आर बिफोर डे जे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले दिन एक गेम खेली गई है और दूसरे दिन जो है वो 2 गेम्स खेली गई हैं, तो जो A1 होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, और A2 जो होगा उसकी वैल्यू जो है वो 2+1 होगी, यानी 2 गेम्स वो जो दूसरे दिन में खेली गई हैं और एक गेम वो जो उससे पहले खेली जा चुकी है। इसी तरह अगर A3 जो है वो भी 1 है, सॉरी A3 1 नहीं है, तीसरे दिन अगर एक गेम खेली गई है तो A3 जो होगा वो 1+A2 होगा, यानी डे 2 तक जितनी गेम्स खेली गई हैं प्लस जो गेम्स जो है वो डे 3 में खेली गई। इसका एसेंशियली ये भी मतलब है कि अगर आप किसी भी दो कंसेक्टिव किसी भी दो एज का जो है वो माइनस करेंगे, लाइक अगर A5 और A1 का माइनस करेंगे तो आपको आपके पास नंबर ऑफ गेम्स आ जाएंगी A2 A3 और A4 की और A5 की। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि अगर आप दो कंसेक्टिव नंबर सॉरी दो नंबर्स को किसी को भी यानी दो एज को अगर हम माइनस करते हैं तो उससे क्या होगा, उसको हम किसी नंबर्स लेके उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास चूंकि टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 30 हैं, तो ये नंबर जो है होंगे वो A1 से लेकर A30 तक रेंज करेंगे। A30 तक रेंज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि A1 की वैल्यू वो होगी जो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन डे 1 है, A2 की वो वैल्यू होगी जो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन डे 2 प्लस डे 1 है। इसी तरह A3 जो है वो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन डे 3 डे 1 एंड डे 2 एंड सो ऑन। तो इस ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा और हम ये बता सकते हैं कि ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे, और ए जे की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 45 के दरमियान में होगी। डिस्टिंक्ट क्यों होंगे इसके बारे में सोचें जरा, कि किसी भी नंबर में आप हर एक दिन में एटलीस्ट एक गेम आपने खेलनी है, तो कोई भी एक नंबर जो है A2 जो है वो A1 से हमेशा +1 तो लाजमी होगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए जे इज ग्रेटर देन या A j+1 इज ग्रेटर देन AJ+1। इसको मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ, अगर हम इसको लिख के देखें कि A ऑफ J+1, जहाँ पे J और +1 दोनों जो है ये सबस्क्रिप्ट के अंदर है, दिस इज ग्रेटर देन A ऑफ J+1, जहाँ पे ये 1 और प्लस जो है ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, बल्कि AJ की वैल्यू है और +1 है। तो A ऑफ J+1 जो होगा वो A ऑफ J +1 से बड़ा होगा। वो इसलिए बड़ा होगा कि हर एक दिन में आप कम से कम एक गेम जब लाजमी है। तो इसलिए ये सारे इंटीजर जो हैं 38 इंटीजर जो हैं ये डिस्टिंक्ट होंगे। उसके बाद हम एक और सीक्वेंस बनाते हैं जो कि हर एक AI जो है उसमें हम 14 ऐड कर देते हैं, यानी उस सीक्वेंस में क्या वैल्यूज होंगी A1+14 A2+14 A3+14 और ये चलेगी कहाँ तक A30+14। तो इस सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि पहले दिन जितनी गेम्स खेली गई उस वो +14, दूसरे दिन जितनी गेम्स खेली गई वो +14, और आखिरी का मतलब ये होगा कि टोटल जितनी गेम्स खेली गई वो +14। अब चूंकि हम इस जो ऊपर वाली सीक्वेंस है इसमें 14 ऐड कर रहे हैं, तो इसकी लिमिट क्या होगी कि ये J+14 किसके बराबर होगा, यानी किससे बड़ा होगा और किससे कम होगा। ये 15 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और ये 59 से छोटा है या उसके बराबर होगा। लाइक ये हमने सिंपली ये किया है कि ये वाला जो रिलेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें 14 ऐड कर दिया हर जगह पे। 1 में 14 ऐड करेंगे 15 बन जाएगा, एजे में 14 ऐड करेंगे AJ+14 बन जाएगा। 45 जो है इसमें 14 ऐड करेंगे ये 59। उसके बाद अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो हमारे पास टोटल कितने इंटीजर बनेंगे, A1 से लेकर A30 तक जो है वो 30 इंटीजर है। लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 30 इंटीजर है। इसी तरह A1+14 से लेकर A30+14 तक जो है ये भी 30 इंटीजर्स होंगे।
तो टोटल जो होंगे वो 60 इंटीजर्स होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू कहाँ पे मैप हो रही है? इनकी वैल्यू मैप हो रही है 1 से लेकर 59 तक। 1 से लेकर 59 तक किस तरह हो रही है कि A1 से लेकर A30 तक जितने भी नंबर हैं वो ग्रेटर देन 1 होंगे और लेस देन 45 होंगे, और A30 से लेकर A1 प्लस 14 से लेकर A30 प्लस 14 तक जितने भी नंबर होंगे वो 15 से बड़े होंगे और लेस देन 59 होंगे। यानी टोटल जो नंबर ऑफ इंटीजर जिन पे ये वैल्यूज पॉसिबली मैप कर सकती हैं वो 1 से लेकर 59 तक। अब ये सेट जो है इसकी अगर हम कार्डिनैलिटी देखें तो ये कार्डिनैलिटी जो है ये 59 है, लेकिन हमारे पास जो है वो 60 इंटीजर है। तो 60 इंटीजर जो है वो 59 वैल्यूज पे मैप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक वैल्यू जो है वो कम से कम रिपीट कर रही है। अगर एक वैल्यू रिपीट कर रही है तो हम दोबारा ये देखते हैं कि जिस तरह हमने ये डिस्कस किया है कि A1 से लेकर A30 तक कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हम हमेशा कम से कम एक गेम खेल रहे हैं। तो A2 जो है वो A1 से कम एक वैल्यू ज्यादा ही होगा, तो इस रेंज में जो है वो कोई वैल्यू जो है वो आपस में बराबर नहीं होगी। इसी आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो रेंज है इसमें भी कोई वैल्यू जो है वो आपस में बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि there exists at least one value across these two sequences, यानी इन दोनों सीक्वेंसेस के अक्रॉस कोई एक वैल्यू ऐसी है जो कि मैच कर रही है। अगर इन दोनों सीक्वेंसेस के अक्रॉस कोई एक वैल्यू ऐसी है इसका मतलब ये है कि there exists some I and J, जहाँ पे I और J बराबर नहीं है, there exists some AI which is equal to AJ plus 14, ठीक है। there exists some I and J such that AI is equal to AJ plus 14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि AI माइनस ए जे इज इक्वल टू 14। इसको अगर आप रीराइट करेंगे 14 को उधर ले जाएंगे तो ए जे इज इक्वल, सॉरी 14 को उधर ले जाएंगे और ए आई को इधर ले आएंगे तो ए जे माइनस ए आई इज इक्वल टू 14 के बराबर है। और हमने ये कहा था कि अगर हम दो ए आईज को आपस में माइनस करते हैं तो उसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन टू ए आईज जो है उसके बराबर है। तो अगर ए जे माइनस ए आई 14 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि डे जे और डे आई के दरमियान जो गेम्स खेली गई हैं वो 14 के बराबर है। तो हमने इससे उसको प्रूव कर दिया। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं यानी तो नंबर्स को लेके देखते हैं कि किस तरह से ये चलेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ए आई की वैल्यूज ये है, यानी पहले दिन एक गेम खेली गई, दूसरे दिन भी एक गेम खेली गई और 1 + 1 2 हो गया। तीसरे दिन दो गेम्स खेली गई तो 4 + 2 4, सॉरी 2 + 2 4 हो गया। नेक्स्ट डे एक गेम खेली गई, 1 प्लस द गेम द प्रीवियस टिल द प्रीवियस डे 4 जो है 5 हो गया। फिर नेक्स्ट डे 2 गेम्स खेली गई तो 2 प्लस गेम्स टिल लास्ट डे 5 जो है वो 7 हो गया। इसी तरह ये आपके हमारे पास जो है वो 30 वैल्यूज हैं जो कि हर एक ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी A1 A2 A3 A4 और A5, और ये वाली जो वैल्यू है ये A30 को रिप्रेजेंट कर रही है। 45 जो है ये A30 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने ये देखना हो कि किसी भी दो दिन के दरमियान कितनी गेम्स खेली गई, लाइक मैं ये देखना चाहता हूँ कि 16 और 11 इन दोनों दिनों के दरमियान ये दिन कौन से बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और डे 8 और 11 के दरमियान में कितनी गेम्स खेली गई है, तो मैं सिंपली जो है माइनस कर दूंगा, 16 और 11 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 5 गेम्स बन जाएंगे। तो हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस दिन में दो गेम्स खेली गई, 11 + 2 13। इस दिन में एक गेम खेली गई, 13 + 1 14। इस गेम दिन में दो गेम्स खेली गई, 14 + 2 = 16। तो इन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 5 गेम्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो ए आई को अगर हम माइनस करेंगे या ए जे और ए आई किसी को माइनस करेंगे जहाँ पे जे और आई बराबर नहीं है तो उन दोनों दिनों के दरमियान जितनी गेम्स खेली जाएंगी वो हमें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने सिंपली ये फाइंड करना है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जहां पे जो मैच कर रही है इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में।
ये सीक्वेंस बेसिकली सिंपली ये है कि जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं उनमें हम 14 को ऐड करके लिख रहे हैं। लाइक पहली वैल्यू जो 1 + 14 15 है, दूसरी वैल्यू 2 + 14 है, तीसरी वैल्यू 5 4 + 14 है, और आखिरी वैल्यू जो है ये हमारे पास 45 + 14। तो पहली वो जगह जहाँ पे हमारी वैल्यूज मैच कर रही हैं उनको हमने देखा कि 16 है। तो 16 यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? वो यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाली जो वैल्यू है वो A11 की वैल्यू है, और ये जो है ये सेकेंड इंडेक्स पे आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि A11 माइनस A2 अगर हम करेंगे, A11 माइनस A2 अगर हम करेंगे, तो हमारे पास इन 2 दिनों के दरमियान में 14 गेम्स जो है वो खेलेंगे। ठीक है, उसको आप काउंट भी कर सकते हैं कि डे 3 पे कितनी गेम्स खेली गई हैं। 2 गेम्स खेली गई हैं। डे 3 पे 1 गेम, यहाँ पे फिर 2 गेम्स खेली गई हैं, यहाँ पे फिर 1 गेम खेली गई है, यहाँ पे 8 से 10 पे 2 गेम्स खेली गई हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 2, 13 से 14 तक फिर 1, और फिर 14 से 16 पे 2 गेम्स। इनको अगर आप ऐड करेंगे 2 + 1 + 2 5, यहाँ तक बन गया 6 8 9 11 12, और ये वाला 2 जो है ये 14। ये हमने A2 के लिए जो 2 लिखा था ये वो वाला। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको प्रूव कर दिया। इसमें अगर हम सिंपली देख लेंगे कहीं पे भी अगर कोई मैचिंग हो रही है, लाइक आपने हमने तो ये 16 के हवाले से देखा ना, जहां पे भी कोई आपके पास आई और जे का ऐसा पेयर मिलता है कि आई जे इज इक्वल टू ए आई + 14, या ए सॉरी आई जे नहीं कह रहा मैं, आई जे का कोई भी ऐसा पेयर है इस तरह का मिलता है कि ए आई इज इक्वल टू ए जे + 14, तो वहां पे अगर आप आई और जे के दरमियान नंबर ऑफ गेम्स जो खेली गई उनको अगर आप काउंट करेंगे तो वो हमेशा 14 के बराबर। तो इस एग्जांपल के लिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप इसके दूसरे कॉम्बिनेशन भी देखें। अगर आपको ये कहा जाता है इसी एग्जांपल के लिए कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डेज जिसमें कि 12 गेम्स खेली गई हैं, कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ डेज है जिसमें 15 गेम्स खेली गई हैं, तो उन एग्जांपल को आप सॉल्व करें, तो उससे आपकी इस एग्जांपल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और इन जनरल जो रूल है जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बेहतर। तो बाकी जो चीजें होंगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।